यही हो रहा है। पढ़िए गीता, बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए। कितने पाठ्यक्रमों में सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख का चैप्टर नैतिक शिक्षा में पढ़ाया गया? अगर हमने तर्क बुद्धिवाद के फूले पेरियार अंबेडकर और सावित्रीबाई फूले फातिमा शेख को पढ़ाया होता तो सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख के बाद खीर से बच्चा पैदा करने वाली कहानी पर क्यों कर विश्वास कर लेते? विडंबना ये रही कि आजाद भारत के बनने की, एक राष्ट्र बनने की जो प्रक्रिया शुरू हुई 1950 के बाद, उसमें इतिहास लेखन, ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठान, समसामयिक विमर्श, इन सब के जिस हद तक मुकम्मल होने की अपेक्षा थी, गुंजाइश थी, जैसा विमर्शों को होना चाहिए था, जितना व्यापक, जितना मुकम्मल, उतने ये हुए नहीं। 90 के दशक के बाद कुछ विमर्श नए खड़े हुए, जिसके बाद लोकतंत्र और लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया का दायरा विस्तृत होता है। जाति का विमर्श, स्त्री विमर्श, या एक हमारे ख्वाबों की दुनिया, हमारे ख्वाबों का समाज कैसा होना चाहिए, उसको लेकर के जो बहस हुई, उसने जब लैंगिक दृष्टिकोण से पूरी परंपरा का विश्लेषण किया, जातिगत तौर पर विश्लेषण किया, आर्थिक तौर पर विश्लेषण किया, और अतीत में गुमनाम हो गए नायक नायिकाओं को पढ़ने, समझने और विश्लेषित करने की प्रक्रिया शुरू की, उस कड़ी में हम एक विस्तार देखते हैं। और जब मैं सामाजिक न्याय को बतौर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का एक मुकम्मल वैचारिक आयाम मानता हूं, तो इसके तीनों पहलू एक साथ चलते हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और लैंगिक न्याय। और इस दृष्टिकोण से जब हम अपनी पूरी परंपरा का विश्लेषण करते हैं तो सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख का नाम सबसे आगे आता है। विडंबना यह भी है कि हमने जिस दौर में शिक्षक दिवस को एक ऐसे व्यक्ति के विराट बनाए गए व्यक्तित्व के आधार पर रचा, जिसके ऊपर यह भी आरोप लगता है कि उन्होंने अपने थीसिस तक चुराई किसी से, इन सब प्रक्रियाओं में जब अतीत में और जाते हैं तो पाते हैं कि सरस्वती के रूप में ज्ञान की देवी को चुना, और वहां जाकर के जब हमने देखा तो एक महिला चेहरे के रूप में सरस्वती को चुना जाता है, और उसके बाद उन्हें ज्ञान की देवी माना जाता है। वह भी उस देश में जो दरअसल अपने यहाँ महिलाओं को दोयम दर्जे का इंसान मानता है। शिक्षा तो उनके लिए बहुत बाद की बात है। उनके जीवन के जो बुनियादी सरोकार हैं, उनके जीवन के जो मनुष्य होने के सरोकार हैं, उन तक से उन्हें वंचित रखा गया। इसलिए जब हम आज अपने देश के बनने की प्रक्रिया का एक मुकम्मल ढांचा खोजने और बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम अतीत के कई गुमनाम नायक नायिकाओं को याद करते हैं और एक सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब पहला दलित व्यक्ति विदेश से डिग्री लेकर के आता है, विश्वविद्यालय की एक बड़ी डिग्री लेता है, अकादमिक संस्थान में अपना दावेदारी पुष्ट करता है,
तब वह जाति का विनाश लिखता है। और उसके पहले ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठानों पर जिनका कब्जा रहा वो क्यों जाति का विनाश नहीं लिख पाए। गुलामगिरी हजारों साल के विश्व गुरु होने के दावा करने वाले देश में ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठानों पर काबिज एक ही जाति और वर्ग के बीच से कोई एक गुलामगिरी क्यों कर न निकल पाई। तो उसी तरह से यह सवाल भी लाजिम है कि महिलाओं को वेदों की ऋचाओं में दो चार नाम गिना देने वाला देश अपनी परंपरा में एक स्त्री को देवी का दर्जा देकर के पूजने वाला देश अपने ही परंपरा के इतिहास में स्त्रियों को बुनियादी मनुष्य होने के बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रखता है। सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख उसी तबके से क्यों कर निकल कर आईं जिन्हें जातिगत तौर पर भी शूद्र और अतिशूद्र में रखा गया, उपेक्षित रखा गया, दोयम दर्जे का रखा गया। ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठानों पर काबिज वर्ग और जाति के बीच से ऐसे लोग क्यों नहीं निकल कर आए, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ते हुए अब बात शुरू करता हूं अपने आज के विषय पर। सोचिएगा एक बार, ऐसा क्यों हुआ कि ये इस तबके से निकल करके आए। और उसके बाद दूसरा सवाल, ऐसा क्यों हुआ कि ऐसे लोगों को, ऐसे ऐतिहासिक नायक नायिकाओं को हमने उपेक्षित कर दिया, हमने सिलेबस में नहीं पढ़ने दिया इन्हें, हमने पीढ़ियों को जानने नहीं दिया कि सरस्वती विद्या की देवी नहीं है, सरस्वती एक मिथकीय चरित्र है। हमारे यहां विद्या की अगर वाकई कोई देवी जैसा टर्म ही एक तो बहुत खतरनाक है। अगर हमें विद्या के लिहाज से भी किसी को याद करना होगा, शिक्षा के लिहाज से याद करना होगा, महिला अधिकारों के लिहाज से याद करना होगा, महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन के लिहाज से याद करना होगा, तो सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख का नाम सबसे आगे है। ऐसा क्यों हुआ कि इन्हें वह जगह इतिहास में नहीं मिली और गुमनाम कर दिए गए, ये दूसरा सवाल मेरा है। और इसके बाद हम अपनी बात शुरू करेंगे। सावित्रीबाई फूले पर बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि फातिमा शेख पर बात की जाए। और त्रासदी यह है कि फातिमा शेख पर बात करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। फातिमा शेख का जिक्र जो मैंने पिछले दिनों रिसर्च करके खोजा है, ढूंढा है, उसमें केवल एक जगह मिलता है। सावित्रीबाई फूले ज्योतिबा फूले को पत्र लिखती हैं, जिनमें 3 पत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उन पत्रों का जो लिखा जाना है वो 1856 10 अक्टूबर 1856 में पहला पत्र है। दूसरा पत्र 29 अगस्त 1868 को है और तीसरा पत्र 20 अप्रैल 1877 को है। इन पत्रों में से एक पत्र में यह जिक्र मिलता है कि सावित्रीबाई फूले लिखती हैं, मैं जानती हूं कि मेरे पुणे में न होने के कारण फातिमा शेख पर काम का बोझ बढ़ गया होगा, उसे सब काम संभालने में तकलीफ हो रही होगी, परंतु फातिमा शेख काम करने में कभी नानुकुर नहीं करती। इस बात की खुशी है और विश्वास है कि वो काम ठीक से संभाल लेगी। सावित्रीबाई फूले के पत्र में फातिमा शेख का जिक्र आता है। और जिस त्रासदी की बात मैं कर रहा था वो यही है कि फातिमा शेख का जन्म कब हुआ, कहां पैदा हुई, इनके माता पिता का नाम क्या था, इस सब के बारे में कोई पुष्ट दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। कोई ठोस काम नहीं किया गया, हमने उपेक्षित कर दिया। ले दे करके ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के क्रम में हम फातिमा शेख को देखते हैं, जबकि मेरा मानना है
कि फातिमा शेख को अलग से एक मुकम्मल व्यक्तित्व की तरह खोजा जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए और इनकी भूमिका को रेखांकित किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि हम एक व्यक्तित्व को दूसरे से ओवरलैप कर देते हैं कि हमारे देश में अगर एक महात्मा गांधी हुआ तो हम बाकी सबको इस हद तक ही पढ़ेंगे कि कोई महात्मा गांधी के महात्मापन से ऊपर ना निकल जाए। महात्मा गांधी के अंतर विरोधों को इस हद तक छिपाएंगे कि कोई दूसरा आगे ना निकल जाए। लेकिन अब जिस दौर में हम जी रहे हैं, यहां व्यक्तित्वों को एक दूसरे से मुठभेड़ कराई जा रही है। किसी की मूर्ति 1000 फीट ऊंची करके कद बढ़ाया जा रहा है। ऐसे दौर में मैं ये अपेक्षा करूंगा कि हमारी पीढ़ी के लोग फातिमा शेख को एक अलहदा पहचान के बतौर खोजेंगे और खोजेंगे कि उन्होंने क्या क्या लिखा, क्या काम किया। और इसके लिए हम केवल सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले पर निर्भर नहीं रहेंगे। किस्सा कितना मिलता है कि उस्मान शेख जो ज्योतिबा फूले के मित्र थे, इनके पिता का भी एक आपसी रिश्ता था उस्मान शेख के। उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख है और फातिमा शेख उन लड़कियों में से हैं जिनको शुरुआती दौर में तालीम दिलाई गई और सावित्रीबाई फूले के साथ फातिमा शेख तालीम लेती हैं और उसके बाद वो उस स्कूल में जो कि 1848 में बालिकाओं के लिए जो पहला स्कूल बनाया गया उसमें पढ़ाती हैं। और पूरे स्कूलों की जो चेन खोली गई, 18 स्कूल खोले गए 1848 से लेकर के 52 के आसपास तक, उन सब में फातिमा शेख एक प्रमुख चरित्र बनकर, एक प्रमुख किरदार के बतौर इस पूरे शिक्षा की क्रांति में अगुवाई कर रही होती। और विडंबना यह है कि इससे इतर हमारे पास फातिमा शेख का कुछ मिलता नहीं, तस्वीर तक नहीं मिलती। एक ही तस्वीर ज्योतिबा फूले की मिलती है और एक ही तस्वीर सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख की मिलती है। तस्वीरों से पटा हुआ हमारा इतिहास है। जिनके चरित्र में ही अंतर विरोध सबसे मुखर थे, उनसे कई पन्ने रंग दिए गए इतिहास के। जिन्होंने नया इतिहास रचा, उनकी न तस्वीरें हैं, न उनका कोई चरित्र चित्रण हुआ, न उन पे किताबें हैं। ये हमने अपने अतीत के नायकों के साथ व्यवहार किया है। तो इस खेद के साथ, इस अपराध बोध के साथ कि फातिमा शेख पर मैं इससे ज्यादा बात नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपनी भी सीमा मानता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि फातिमा शेख पर और मुकम्मल काम होगा कि शिक्षा की इस नवजागरण पुनर्जागरण क्रांति की अगुवाई में जो एक प्रमुख नाम है फातिमा शेख का, महिलाओं की गैर बराबरी के खिलाफ आवाज उठाने में जो एक प्रमुख नाम है फातिमा शेख का, इन पर और काम होगा, इन पर और खोजबीन होगी, पड़ताल होगी और किताब लिखी जाएगी। और आने वाले वक्त में जब हम फातिमा शेख को याद करें तो मैं उम्मीद करता हूं कि केवल ज्योतिबा फूले के वसीयत में नाम होने, सावित्रीबाई फूले के पत्र में नाम होने और स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने और शिक्षा देने के काम तक ही हम फातिमा शेख की बात न करें। उस्मान शेख की बहन होने के नाते ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को घर से निकाल देने के बाद अपने घर में स्कूल खोलने की जमीन देने, जगह देने के साथ स्कूल में शिक्षा देने मात्र तक ही हमारी सूचनाएं न सिमटी रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि हम फातिमा शेख पर गंभीरता से काम करेंगे। अब हम शुरू करते हैं सावित्रीबाई फूले के बारे में बात करते हुए। सबसे पहले एक छोटी सी कविता मैं सावित्रीबाई फूले की आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। शूद्रों का दर्द। शूद्रों का दर्द 2000 वर्ष से भी पुराना है। ब्राह्मणों के षड्यंत्रों के जाल में फंसी रही उनकी सेवा।
कोट अनकोट। एक ऐसा चरित्र जो गंजी पेट से भिड़े वाला, जहां पर 1848 में पहला स्कूल खोला गया, उस स्कूल तक पैदल रोज जाती हुई, पढ़ाने के लिए जाते समय जो यातना झेलनी पड़ी, 2 साड़ी ले जानी पड़ी, उपेक्षाएं झेलनी पड़ी, गांव से निकाला गया, घर से निकाला गया, तमाम तरह से प्रताड़ित किया गया, उस सब को झेलती हुई एक ऐसी नायिका जिसे हमने अपने इतिहास में बिसरा दिया। एक किस्सा मिलता है कि ज्योतिबा फूले को जब अहमदनगर की यात्रा के बाद श्रीमती फरारी के इस बात के बाद कि आपने अपनी महिलाओं को पढ़ने का हक नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया, आपको अपनी महिलाओं को पढ़ाना चाहिए क्योंकि घर सबसे प्रमुख पाठशाला होते हैं, तो एक आम के पेड़ की डंठल तोड़कर उन्होंने सावित्रीबाई फूले और उनकी बुआ को दिया, और उस डंठल से सगुनाबाई जिनका नाम था, जो पहली लकीर खींची होगी महिलाओं के शिक्षा के सशक्तिकरण की कहानी, उस लकीर से शुरू होती है। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को नायगांव या नया गांव, सतारा, महाराष्ट्र में होता है। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई मिलता है। और सावित्रीबाई फूले की शादी 9 वर्ष की उम्र में 1840 में ज्योतिराव से हो जाती है। आरंभिक दौर की बहुत सारी सूचनाएं नहीं हैं, और कम उम्र में शादी के बाद जब ज्योतिराव इन्हें पढ़ाते हैं, सगुनाबाई के साथ ये पढ़ते हैं, और उसके बाद महिलाओं के लिए एक ऐसी परंपरा की शुरुआत होती है जो नई इबारत लिखती है। क्योंकि जिस दौर में सावित्रीबाई लिख रही थी, उस दौर में और उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की, तो उन्हें पुणे की छबीलदास हवेली में स्थित ब्रिटिश महिला मिसेज मिशेल द्वारा विशेष रूप से लड़कियों के लिए खोले गए नॉर्मल स्कूल में उन दोनों की पढ़ाई शुरू होती। सगुनाबाई, सावित्रीबाई को पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने उसी दौरान प्रसिद्ध गुलामी प्रथा के खिलाफ काम करने वाले ब्रिटिश लेखक थॉमस क्लार्कसन की जीवनी को पढ़ा था। थॉमस क्लार्कसन, और इनकी जीवनी को पढ़ करके माना यह जाता है कि सावित्रीबाई फूले के मनोचेतन पर बहुत गहरा असर पड़ा, क्योंकि इस किताब में क्लार्कसन ने अमेरिका में बसे अफ्रीकी गुलामों के जीवन और संघर्षों की विस्तार से दास्तान लिखी थी। तो असल में गुलामी क्या है, भेदभाव क्या है, मनुष्य होने की पीड़ा को झेलने के साथ क्या क्या झेलना पड़ा, उसको लेकर के जो चेतना इन लोगों में दिखती है, उसको थॉमस क्लार्कसन के इस व्यक्तित्व से सावित्रीबाई फूले प्रभावित होती हैं और लिखना शुरू करती हैं। सावित्रीबाई फूले के आरंभिक समय में ये माना जाता है कि वे इस जीवनी से पढ़ने के बाद अंग्रेजी में पढ़ाई और अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने की एक क्रम में आती हैं। और जिस दौर में शिक्षा पाने और फिर लड़कियों को शिक्षित करने की जो मुहिम है, वो दौर किसका था? वो पेशवाई का दौर था। वो मनुवाद के मनुस्मृति की ऋचाओं को किताबों से निकालकर जमीन पर लागू किए जाने के साथ जो निर्मम और अप्रत्याशित, दुनिया में एक ऐसा इतिहास न रहा होगा
उस दौर का इतिहास था। और मनुस्मृति के 2 श्लोकों के जरिए हम इस पर बात करना शुरू करेंगे कि यह दौर कैसा था, और एक महिला होने के नाते जो 3 तरह के संघर्ष एक साथ सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख या उस समय के इनके साथ खड़ी होने वाली महिलाओं ने लड़ा। पहला संघर्ष सबसे प्रमुख था इन महिलाओं के लिए, वो था लैंगिक। महिला होने के नाते सभी प्रकार के अवसरों और अधिकारों से वंचित ही नहीं किया गया, मनुष्य होने की बुनियादी गरिमा से वंचित कर दिया गया। तो पितृसत्ता का, दूसरा जाति सत्ता का यानी ब्राह्मणवाद मनुवाद का, और तीसरा इस तरह के सामाजिक और आर्थिक सत्ता का जिसमें ये सब अभावों में माली जाति की। और मनुस्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 2 और 3 में क्या लिखा हुआ है, वो दौर क्या था उसको देखिए। रात और दिन कभी भी स्त्री को स्वतंत्र नहीं होने देना चाहिए, उन्हें लैंगिक संबंधों द्वारा अपने वश में रखना चाहिए। बालपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र उनकी रक्षा करे। स्त्री स्वतंत्र होने के लायक नहीं। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 2 और 3। आगे, पुरुषों को बहकाना स्त्रियों का स्वभाव होता है, इसलिए बुद्धिमान स्त्रियों से सदा सावधान रहते हैं। चाहे पुरुष मूर्ख हो या विद्वान, उसे काम क्रोध से वश में करके कुमार्ग में ले जाने के लिए स्त्रियां बड़ी समर्थ होती हैं। माता, बहन या लड़की के साथ भी एकांत में न बैठें, क्योंकि इनकी इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि विद्वान का मन भी खींच लेती हैं। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 213, 14 और 15। तो पेशवाई का दौर, स्त्रियां घर में कैद, स्त्रियों को किसी प्रकार का कोई हक नहीं, कोई हुकूक नहीं, शिक्षा से, मनुष्य होने की गरिमा से वंचित कर दी गई स्त्रियों के बीच संघर्ष की शुरुआत, संघर्ष को एक व्यवस्थित रूप देने में सावित्रीबाई फूले का संघर्ष सामने आता है। और हमें यह मानना होगा कि आज जब महिलाओं की स्थिति के लिए हम लड़ रहे हैं, देश का कोई सत्ता प्रतिष्ठान ऐसा नहीं है जिनमें जितनी महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए उतनी है। और जब हम आज के दौर में अपराध के लैंगिक पक्ष को ध्यान में रखते हैं, जातिगत पक्ष को ध्यान में रखते हैं, तो हम कौशल्या वासंतरेयी के उस शब्द को उधार लेकर के कहें तो ये दोहरा अभिशाप आज भी स्त्रियां झेल रही हैं। यानी सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख की जो लड़ाई थी वो आज भी अधूरी है। इसलिए अधूरी है क्योंकि हमने इन्हें गुमनामी के अंधेरे में छोड़ दिया। तो वहां से ये पूरा सफर शुरू होता है। लिखा बहुत कम गया, मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा है। तो एक किताब मिलती है डॉक्टर मागो माली की, जो 1988 में प्रकाशित होती है, सावित्रीबाई फूले समग्र वांग्मय, महाराष्ट्र राज्य और संस्कृति मंडल मुंबई से, जिसको 2011 में हिंदी में अनुदित किया गया। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण किताब मुझे मिलती है दिल्ली के स्वराज प्रकाशन से 2015 में प्रकाशित सावित्रीबाई फूले की कविताएं, संपादन अनीता भारती, अनुवाद शेखर पवार और फारूक शेख का। 2017 में एक महत्वपूर्ण किताब आई सावित्रीबाई फूले रचना समग्र, जो संपादित है रजनी तिलक जी के द्वारा और दिल्ली के द मार्जिनाइज्ड पब्लिकेशन के द्वारा ये प्रकाशित हुई। उसके बाद एक किताब मिलती है, एक भूली बिसरी समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले का जीवन और संघर्ष। इसका संपादक किया है ब्रिज रंजन मनी और पैमिला सरदार जी ने। इसके अलावा मैंने 2 जो प्रमुख लेख ऑनलाइन पढ़े, जिसमें सिद्धार्थ जी हैं, फॉरवर्ड प्रेस से जुड़े रहे हैं। इनके 3 लेख बहुत अहम थे। एक कविताओं के ऊपर, एक उनके निबंधों और बाकी के ऊपर एक समग्र लेख था। दूसरा लेख सुजाता परिमिता जी का है, फॉरवर्ड प्रेस पर ही है, सुजाता परिमिता। इस लेख से भी मैंने तमाम चीजों को उधार लिया। तो शुरू करते हैं कि सावित्रीबाई फूले को हम क्यों पढ़ें। क्या ऐसा सावित्रीबाई फूले के उस छोटे से जीवन में रहा है जो आज हमें याद करना चाहिए, और किस वजह से हम कहते हैं कि सावित्रीबाई फूले को आज केवल शिक्षा के लिहाज से एक खांचे में कैद करके
देखना उनके व्यक्तित्व के साथ अन्याय होगा? क्यों हम ये बात कहते हैं कि केवल स्त्री मुक्ति, स्त्री सशक्तिकरण के एक खांचे में रख करके उन्हें देखना अन्याय होगा? क्यों हम कहते हैं कि जाति और ब्राह्मणवाद और मनुवाद के खिलाफ जो संघर्ष था उसमें खांचे में रख देने से अन्याय होगा? आज हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि वह जीवन कितना विस्तृत था, क्या क्या उन्होंने किया और क्यों उन्हें इन घेटों में, इन खांचों में कैद करना उनके साथ ज्यादती है, उनके साथ अन्याय है। बात शुरू करते हैं शिक्षा से, क्योंकि सबसे अहम है, और सावित्रीबाई फुले की कविता से। आप दो कविता संग्रह सावित्रीबाई फुले के, आखिरी में फिर से एक बार बताऊंगा, तो काव्य फुले के नाम से प्रसिद्ध है, जो 1853 में आया था। शिक्षा पर एक कविता सावित्रीबाई फुले ने लिखी। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं, इसलिए खाली न बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो, दमितों और त्याग दिए गयों के दुखों का अंत करो, तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है, इसलिए सीखो और जाति के बंधन को तोड़ दो, ब्राह्मणों के ग्रंथ जल्दी से जल्दी फेंक दो। ये सावित्रीबाई फुले की कविता है। और सफर शुरू होता है स्कूल खोले जाने से। 1 जनवरी 1848 का वो एक सुनहरा दिन, पुणे के भिड़ेवाली में लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया और इसमें पढ़ाने के लिए फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले और सगुनाबाई का भी नाम मिलता है। और 4 साल के भीतर 15 मार्च 1852 तक पुणे शहर और उसके आसपास में 18 स्कूल खोल दिए गए, जहां महिला लड़कियों के लिए अलग स्कूल, जिसमें हर जाति की लड़की को मुफ्त में निःशुल्क शिक्षा देने की शुरुआत की गई थी। और दलित बस्तियों में एक अलग स्कूल, बच्चों के लिए एक अलग स्कूल, मांगों महारों के लिए अलग स्कूल, और ऐसे करके 1852 तक, 15 मार्च 1852 तक कुल 18 स्कूल खोले गए और उन्होंने शुरुआत की उस आत्मसम्मान और स्वाभिमान के, शिक्षा के हथियार के जरिए पाने के संघर्ष की, जिसके लिए उन्होंने अपनी कविता में लिखा, उठो अरे अतिशूद्र तुम, यह गुलामी की परंपरा की मनुवादी पेशवाई मर मिट चुके, खबरदार मत लेना मन विद्या तुम, ज्ञानदाता अंग्रेज जो आए अवसर पहले ऐसा न पाया, जागृत हो अब उठो भाइयों, उठो तोड़ दो परंपरा को, शिक्षा पाने उठो भाइयों। सह कविताएं, अनुदित कविताएं हैं और इस तरह से वो लगातार कविताएं लिखती हैं और बार बार एक आह्वान कि शिक्षा ही मुक्ति का द्वार है। और इसके लिए तो कई बार अंग्रेजों की हिमायती बन के वो कविताएं लिखती हैं कि अगर आप न होते तो हमारे लिए तो शिक्षा असंभव थी, हम ज्ञान की देवी सरस्वती के देश में तो हैं, लेकिन हम स्त्री होने के नाते शिक्षा से वंचित हैं। और अंग्रेजी शिक्षा के जरिए हमने पढ़ने और समझने की शुरुआत की। 17 साल की उम्र में सावित्रीबाई फुले पढ़ाने के लिए स्कूल जाया करती थी। और फिर क्या होता था, जो किस्सा शायद आपने कहीं सुना हो, हकीकत में ये सुनने नहीं दिया गया। पहला सीरियल सावित्रीबाई फुले पर 90 के दशक के बाद बनता है। अपने पूरे काम के 150 साल तक कोई देश अपने सबसे बुनियादी नीति नियंताओं, राष्ट्र निर्माताओं की ऐसी हत्या करता है, बौद्धिक हत्या, इतिहास में दर्ज ही नहीं करने दिया गया। वह महिला 17 साल की उम्र में पढ़ाने जाया करती थी। और ज्योतिबा फुले पर बात करते हुए हमने ये बात की है कि जब ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने पढ़ाने की बात की, और वो भी शूद्र और अति शूद्र जातियों को, तो पिता ने घर से निकाल दिया। ये सारे लोग घर छोड़ दिए, बाहर रह करके भी इन्होंने शिक्षा के मिशन को आगे बढ़ाया। तो जब पढ़ाने जाया करती थीं सावित्रीबाई फुले, तो इनके ऊपर गालियां, गोबर
और कचरा फेंका जाता था, और साड़ी गंदी हो जाती थी तो दूसरी साड़ी जो साथ में रखती थी उसे जाकर स्कूल में बदल कर दूसरा फिर से पहनती थी। कोई पत्थर मारता, कोई गोबर फेंक कर मारता, और इन सब का मुकाबला करती। एक किस्सा पढ़ते हुए ये मिलता है कि एक पहलवान जैसा व्यक्ति आकर के सावित्रीबाई फुले के सामने गालियां देने लगा, और उन्होंने कहा, सावित्रीबाई फुले ने कहा कि हम तुम्हारी बहनों को, माओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, और आप हमें इस तरह से क्यों दे रहे हैं, आप उलाहना दे रहे हैं, आप गुलाम बनाए रखते हैं महिलाओं को, हम उन्हें आजाद कर रहे हैं, आत्मसम्मान देने हैं। और वो वापस लौट गए। जिस आत्मसम्मान की लड़ाई सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की थी, ज्योतिबा फुले की थी, उसके लिए सावित्रीबाई फुले की कविताओं से ही पढ़ें तो स्वाभिमान से जीने हेतु बेटियों पढ़ो लिखो खूब पढ़ो। स्वाभिमान से जीने हेतु बेटियों पढ़ो लिखो खूब पढ़ो, पाठशाला रोज जाकर नित अपना ज्ञान बढ़ाओ। हर इंसान का सच्चा आभूषण शिक्षा है, हर स्त्री को शिक्षा का गहना पहनना है। पाठशाला जाओ और ज्ञान लो। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले लगातार लोगों के बीच जा जाकर के ये समझाते रहे महिलाओं को कि ये जो गहने और आभूषण आप पहनते हैं ये आपकी बेड़ियां हैं, ये आप पुरुषों की पितृसत्ता की गुलामी आप कर रहे हैं। और आज जेंडर डिस्कोर्स ने सावित्रीबाई फुले तक को एक्सेप्ट नहीं किया। क्या, कौन सी वजह थी? ऐतिहासिक वजहों के बीच भी क्या हम ज्ञान और परंपरागत इतिहास के साथ भी न्याय नहीं कर सकते? फिर हमारी बौद्धिकता क्यों कर न प्रश्नांकित हो? जेंडर डिस्कोर्स में वो महिला तब कह रही है कि कान के आभूषण, गले के आभूषण, सजना संवरना ये बेड़ियां हैं, और इन बेड़ियों को उतारो, शिक्षा पाओ। ज्योतिबा फुले को पत्र लिखते हुए वो बार बार कहती हैं कि सुनिए देखिए ज्योतिबा, चंद्र अस्त हुआ तो सूर्योदय हुआ, प्रातः का अद्भुत उजियारा। कहें ज्योतिबा सावित्री से, सच कहा तुमने, पीछे हटा अंधेरा। देखो ज्ञान के उजियारे में शूद्र अति शूद्र महार सचमुच जाग गए। यह संघर्ष था ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख का। लेकिन हमने भी नई जो सामाजिक न्याय की परंपरा है वो बार बार ज्योतिबा फुले को सावित्रीबाई फुले की व्यक्तित्व पर आरोपित करके पढ़ती है, गोया ज्योतिबा फुले न होते तो सावित्रीबाई फुले न होती। बात ठीक है कि ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, पढ़ाने भेजा, वो उसकी अहमियत समझे। बावजूद उसके सावित्रीबाई फुले के पूरे व्यक्तित्व को हमें अलग दृष्टिकोण से भी देखना होगा कि उसके सावित्रीबाई फुले के यहाँ कितना विस्तार है, गहराई है, मिशनरी अप्रोच है। और उसको लेकर के कविताएं जो लिखी ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने, उन कविताओं का विस्तार देखें। इंसान कौन और कौन नहीं है, और उसे इंसान क्यों कहें। कविता की कुछ पंक्तियां देखिए। ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, पढ़ने लिखने की इच्छा शक्ति नहीं, बुद्धि होकर उस पर चले नहीं, बुद्धि होकर उस पर चले नहीं, ऐसे व्यक्ति को कैसे इंसान कहें। तो ये दायरा था जो सावित्रीबाई फुले का, और उन्हें हमें अलग से एक पूरे विमर्श के साथ खड़ा करके देखना चाहिए। ब्राह्मणवादी कर्मकांड को भी सावित्रीबाई फुले लगातार टारगेट करती हैं और उसे ध्वस्त करने की बात करती हैं। राजा बलि की स्तुति कविता में वो किस तरह से ब्राह्मणवादी जो शास्त्र है, जो धर्म है, उन्होंने झूठ और कर्मकांडी मिथकों के जरिए शूद्रों, अति शूद्रों को मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने के लिए क्या क्या धोखे दिए। और मन्नत एक कविता है, उसकी पंक्तियां देखिए। पत्थर को सिंदूर लगाकर जिसे बना दिया देवता, असल में था वह पत्थर ही। यह विजन है, यह सावित्रीबाई फुले का दृष्टिकोण है। तो शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ा काम, एक ऐसा चार्टर बनाया, और आज हमने सावित्रीबाई फुले को एक नायिका, राष्ट्र निर्मात्री के तौर पर याद नहीं रखा। आज महिलाओं को अगर हम शिक्षित कर देते, कहा यह गया है, अंबेडकर कहते थे कि अगर किसी समाज की प्रगति का मुझे पैमाना देखना होगा
तो मैं वहां की महिलाओं की प्रगति पर फोकस करूंगा। अगर किसी समाज की महिला विकसित है, किसी समाज की महिला शिक्षित है, जिस स्तर पर उसका जीवन है वही उस समाज का स्तर है। तो यह परंपरा ज्योतिबा फुले ने अलग ढंग से खड़ी की, लेकिन सावित्रीबाई फुले को हमने नहीं देखा, हमने उन्हें सिलेबस में नहीं रखा। हमारे बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट ने सावित्रीबाई फुले को नहीं। मेरा कहना है कि आज देश के हर सरकारी और प्राइवेट स्कूल में सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की एक तस्वीर तो कम से कम हो। प्राथमिक विद्यालय में नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सबसे पहला चैप्टर अगर किसी का होना चाहिए तो वो सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख का होना चाहिए। दूसरा जो पहलू सावित्रीबाई फुले का आता है वह पहलू है विधवा महिलाओं और महिलाओं के आत्मसम्मान का, जिसमें 28 जनवरी 1853 को उन्होंने अपने मित्र और जिसका नाम हमने पहले भी लिया उस्मान शेख के साथ मिलकर के, ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर के सावित्रीबाई फुले ने उन महिलाओं के लिए काम करना शुरू किया जो बाल विवाह के कारण विधवा हो जाती थी। और विधवा होने के बाद विधवाओं की जो अमानवीय स्थिति थी, मुंडन करवा देना है, उन्हें सफेद साड़ी पहनना है, घर से बाहर रहना है, किसी भी सार्वजनिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकती, एकदम उपेक्षित और तिरस्कृत। तो बाल विवाह में छोटी उम्र में शादी हो जाए, पति मर गया तो उसके बाद उनका सार्वजनिक जीवन से बहिष्कार और पूरा बाल साफ कर देना। तो सावित्रीबाई फुले ने एक आंदोलन चलाया और नाइयों के खिलाफ आंदोलन चलाया कि आप इन महिलाओं के बाल का मुंडन मत करिए, और उसके खिलाफ विद्रोह हो गया। तो उन महिलाओं के साथ सबसे ज्यादती ये होती थी कि कम उम्र की उन महिलाओं में, जो कि ज्यादातर अपर कास्ट की थी, ब्राह्मण थी, उनके साथ बलात्कार होते थे, घर के भीतर घर के बाहर। और उस बलात्कार की शिकार महिलाओं को या तो आत्महत्या कर लेनी पड़ती थी या अपने गर्भ को गिरा देना पड़ता था, और उस स्तर पर अमानवीय जीवन जीना पड़ता था जिसका कोई पूछने वाला नहीं था। उनके लिए 28 जनवरी 1853 को बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनवाया, शिशु संगोपन गृह बनवाया, और पूरे इलाके में पोस्टर लगाया कि यहां पर यह देखिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह है, शिशु संगोपन गृह है, यहां पालना रखा हुआ है, आप विधवा हैं, आप आइए, हम आपकी देखभाल करेंगे। आप बच्चा पैदा करना चाहती हैं, आप इस बच्चे को यहां पैदा करिए। और ऐसे बच्चों को पैदा करके पालने पोसने का काम इस संगोपन गृह में किया गया। और उस पर लिखा था, विधवाओं यहां अनाम रहकर बिना किसी बाधा के अपना बच्चा पैदा कीजिए, अपना बच्चा साथ ले जाएं या यहीं रखें, यह आपकी मर्जी पर निर्भर करेगा। ये उस जमाने में विधवा महिलाओं और सामाजिक जो ब्राह्मणवादी पितृसत्ता थी, इसकी सारा शिकार होने वाली महिलाओं के पक्ष में खड़े होने की बात थी। और इस तरह के काम में वो लगातार खड़ी रही। सावित्रीबाई फुले उन महिलाओं की सेवा करती थी। और ये किस्सा आप जानते होंगे कि उन्होंने जो एक काशीबाई ब्राह्मणी महिला थी, वो खुदकुशी करने जा रही थी, उनको रोका, उनको अपने शिशु संगोपन गृह या बाल हत्या प्रतिबंध गृह में ले आए, और उनसे जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम यशवंत रखा, और उसी बच्चे को ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने गोद लिया, पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, वही उनका वारिस है। इस बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में और शिशु संगोपन गृह में उस समय के हालात सोचिए क्या थे कि मात्र 4 वर्ष के भीतर 100 से अधिक विधवा स्त्रियों ने इस गृह में अपने बच्चे को जन्म दिया। छोटा सा इलाका। तो हमने मनुष्य होने की बुनियादी गरिमा से जिसमें स्त्रियों को वंचित रखा, केवल और केवल फेक सामाजिक सांस्कृतिक मिथकीय कर्मकांडी आडंबर के जरिए एक जो मिथकीय आदर्श गढ़ा था हमने ब्राह्मणवाद का, उसके चलते स्त्रियों को जो अमानवीय स्थिति में रखा गया, उसके लिए सावित्रीबाई फुले ने काम किया। 1852 के आसपास उन्होंने एक दूसरा मंडल बनाया, महिला सेवा मंडल, और पुणे के विधवा स्त्रियों को आर्थिक विकास के लिहाज से यह मंडल काम करता था। और माना जाता था
कि हर 15 दिन पर सावित्रीबाई फुले इस तरह की दलित, गरीब, विधवा महिलाओं के साथ चर्चा करती थी, उनकी पीड़ा को सुनती थी और उनको दूर करने का उपाय करती थी। और माना जाता है कि ऐसा भारत का पहला ऐसा कोई आर्थिक, महिलाओं की उन्नति के लिए आर्थिक संगठन कोई बना तो महिला सेवा मंडल था। यही नहीं, महिलाओं के श्रम और पुरुषों के श्रम को अलगाने की सूक्ष्म जेंडर सेंसिटिव दृष्टि जो है वह सावित्रीबाई फुले की कविताओं से दिखती है, काम से दिखती है। और फिर मैं यही वो सवाल आपके सामने छोड़े जा रहा हूं कि जेंडर डिस्कोर्स में दुनिया के विमर्श अपनी जगह, हमने अपने अतीत के उन नायकों नायिकाओं के साथ क्यों ज्यादती की कि हमने उन्हें जेंडर डिस्कोर्स का भी एक प्राथमिक चैप्टर के रूप में स्वीकार नहीं किया। कविता सुनिए। जो करे न जरा श्रम, ज्योतिष पर करे भरोसा, स्वर्ग नरक के चक्कर में दिन रात घिरे फिरे, वैसे तो निठल्ला पशु भी न कोई, उसे भला कैसे इंसान कहे। तो जो ब्राह्मणवादी परजीविता थी, जो ब्राह्मणवादी आश्रित होना है कि हम केवल आपके उत्पादन, यानी जो कामगार जातियां थी, जो कृषक जातियां थी, जो कुम्हार, लुहार, नाई, बढ़ई, मोची, सब्जी पैदा करने वाले, फूल का काम करने वाले, ये सारे किसान जातियां, इनके श्रम पर जो आश्रित है, उससे सावित्रीबाई फुले कहती हैं कि उसे मनुष्य होने का भी एहसान नहीं होना चाहिए। और श्रम का बारीक महत्व, जिसे न हो गुलामी का दुख, न हो अपनी आजादी छीनने का मलाल, न आवे कभी समझ इंसानियत का जज्बा, उसे भला कैसे कहे इंसान हम। और स्त्री श्रम को पुरुष श्रम से अलगाने की बात, पांव फटने से गोधूली तक महिला करती श्रम, पुरुष उसकी मेहनत पर जीता है मुफ्त खोर। इस पंक्ति को फिर से सुनिए। और जेंडर डिस्कोर्स की तमाम पुरोधाओं के सामने फिर से मेरा सवाल है कि क्यों नहीं हमने श्रम के लिहाज से महिला श्रम और पुरुष श्रम के भीतर जो एक अलगाव की सूक्ष्म बारीक दृष्टि सावित्रीबाई फुले की थी, आपकी नजर क्यों यहां नहीं गई, या आपने सायास इसे उपेक्षित कर दिया ताकि कोई यह न जान जाए कि गैर सवर्ण तबके से एक महिला 1850 से 1890 के बीच काम कर रही थी, जो श्रम के लैंगिक विभाजन, श्रम के जातिगत विभाजन को बारीकी से डिकोड कर रही थी। पांव फटने से गोधूली तक महिला करती श्रम, पुरुष उसकी मेहनत पर जीता है मुफ्तखोर, पक्षी और जानवर भी मिलकर काम करते हैं, क्या इन निकम्मों को मनुष्य कहा जाए। हमने क्यों ऐसी हेजमनी क्रिएट की कि हमने महिला श्रम के इस बारीक विश्लेषण को भी उपेक्षित कर दिया। तो इस तरह से सावित्रीबाई फुले का पूरा जीवन महिलाओं की डिग्निटी, और वो भी उस दौर में, याद रखिए पेशवाई के बाद का दौर था, घोर ब्राह्मणवादी, घोर पितृसत्ता, अशिक्षित, सामंती और आर्थिक रूप से उपेक्षित कर दिए तबके के बीच से खड़ा होकर के कोई महिला इस तरह से डिग्निटी के लिए फाइट कर रही, जेंडर डिस्कोर्स के लिए फाइट कर रही। कहा जाता है कि जो गोविंदराव थे ज्योतिबा फुले के पिता, उनकी मृत्यु के बाद जब ज्योतिबा फुले ने तेरही नहीं की और गरीब, अपंग और अछूत जातियों को, शूद्र अतिशूद्रों को बुलाकर खाना खिलाया, किताबें भेंट की, उसके बाद सार्वजनिक जगहों पर पानी पीने की जो मनाही थी, सावित्रीबाई फुले के कहने पर ज्योतिबा फुले ने अपने घर का जलाशय अछूत और शूद्र अतिशूद्रों के लिए खोल दिया। उस जमाने में यह तेवर था। किसानों मजदूरों के लिए संघर्ष में हर कदम पर ज्योतिबा फुले के साथ और कई बार तो आगे आगे खड़ी दिखती हैं सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले की मृत्यु पर सावित्रीबाई फुले उनकी चिता को अग्नि प्रज्वलित करती है। केवल लिखने में, व्यक्तिगत जीवन में विचार कुछ और लिखने में कुछ और, यह दोहरा चरित्र नहीं है इन नायिकाओं का। सोशल जस्टिस के ये नायक जो लिखते हैं वही जीते हैं, जो बोलते हैं वही होते हैं। तो सावित्रीबाई फुले का जो जेंडर डिस्कोर्स है, महिलाओं की आजादी के लिए जो संघर्ष है, वो महिलाओं के सशक्तिकरण का है।
1890 में ज्योतिबा फूले की मृत्यु के बाद 1893 में सत्यशोधक समाज की बागडोर सावित्रीबाई फूले को सौंपी जाती है और सावित्रीबाई फूले 4 वर्ष तक इस संगठन की बागडोर संभालती है और बहुत कुशलता से यह काम करती है। और सावित्रीबाई फूले के जीवन का अंतिम दौर बहुत मुश्किल भरा रहा। 1897 के आसपास पूरे में प्लेग फैल गया और प्लेग जैसे कि आज हम कोरोना के दौर में हैं और हम सब लाखों लाख की संख्या में जो मजदूर प्रवासी हैं, भूखे लोग हैं, बेघर लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनको अपने हालात पर छोड़ करके हम मध्यवर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय और उच्च वर्ग के लोग अपने जीवन की संपन्नता को एंजॉय कर रहे हैं और उनको हमने उपेक्षित कर दिया है। बहुत थोड़े से लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। सावित्रीबाई फूले के जीवन और व्यवहार में जो अंतर न होने की बात मैं कर रहा हूं वो प्लेग की बीमारी से जुड़ा हुआ भी है। और उस प्लेग की महामारी में लगातार सावित्रीबाई फूले लोगों के बीच काम करती थी और उन लोगों को जो प्लेग की बीमारी के शिकार होते थे उन्हें यशवंत, जो कि डॉक्टर थे, उनके पुत्र थे जिन्होंने उन्हें गोद लिया था, उनके यहाँ इलाज के लिए भेजते थे और पूरा परिवार उस इलाज में शामिल रहता था। और उसी प्लेग के बीमार लोगों के इलाज करते हुए सावित्रीबाई फूले प्लेग का शिकार होती हैं और उसी प्लेग की बीमारी के चलते 1897 के में इनका निधन होता है। 1897 में सावित्रीबाई फूले का प्लेग के बीमारों का इलाज करते हुए। सावित्रीबाई फूले कविताएं लिखती थी, जिनके 2 कविता संग्रह 1854 में पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ काव्य फूले के नाम से। तब वो मात्र 23 साल के थी और 19-20 वर्ष की आयु से ही सावित्रीबाई फूले कविताएं लिखना शुरू कर देती हैं। उनका दूसरा कविता संग्रह 1891 में आया, 52 कशी सुबोध रत्नाकर। सावित्रीबाई फूले के 3 पत्रों का जिक्र होता है, जिसको मैंने बताया कि पहला पत्र 10 अक्टूबर 1856 को, दूसरा पत्र 29 अगस्त 1868 को और तीसरा पत्र 20 अप्रैल 1877 को, जो उन्होंने ज्योतिबा फूले को लिखा था। और लगातार इसमें वो अपने समझ को, अपने समाज की स्थिति को और जो कुछ भी वो महसूस करती हैं उसको लिख करके संप्रेषित करती हैं। सावित्रीबाई फूले जो लोगों के बीच जाकर के ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले काम करते थे, वो बस्तियों में जाते थे, लोगों को ये समझाते थे कि आप अपनी महिलाओं को, अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजिए। वो वहां भाषण देते थे, पर्चे लिख करके बांटते थे और दिन बंधु अखबार का संपादन किया था सावित्रीबाई फूले ने। उस जमाने में अंग्रेजी की पाठ पढ़ने वाली थी। हमने नायक बनाने की जो इतिहास की पूरी परंपरा रही है उसमें इन्हें उपेक्षित कर दिया। सावित्रीबाई फूले को कोई नहीं जानता था। 150 साल तक इस देश ने कभी याद ही नहीं किया कि इस देश में असल में सरस्वती विद्या की देवी नहीं है, तो मिथकीय कैरेक्टर है, वो है ही नहीं। अगर मां सरस्वती होती तो महिलाओं को शिक्षा देने से कैसे कोई वंचित रख सकता था। किसी देवी की आप उपासना कर रहे हैं और वो देवी आपको सब कुछ अधिकारों से वंचित रखे। तो अगर असल में कोई शिक्षा की देवी, तो मत कहिए उसे, शिक्षा की क्रांति की अगुवाई कोई करता है महिलाओं के लिए, तो वो सावित्रीबाई फूले। तो उनके कविता संग्रह, उसका समग्र प्रकाशन तक नहीं हो पाता था, जीवनियां नहीं लिखी गई, क्योंकि इन्हें तो इतिहास में दफन करना था। क्योंकि इतिहास उनका लिखा जाएगा शिकारी जो होंगे। हिरणों का इतिहास तो कोई हिरण ही आके लिखेगा ना। 90 के बाद इन पर सीरियल बनने लगे, किताबें आने लगी और लोग पढ़ने लगे। इन्होंने छात्र, जो लड़कियां थी, उन्हें शिक्षित करने के लिए नाटिका, संगीत नाटिका लिखी थी और 15-15, 25-25 लड़कियों का समूह उस नाटक को खेलता था। निबंध लेखन प्रतियोगिता, कविता लेखन प्रतियोगिता, भाषण देने की प्रतियोगिता, ये उनके शिक्षा के पाठ्यक्रम में थे। और आत्मसम्मान, अंग्रेजी की शिक्षा, समाज के अंतर्विरोधों को पढ़ने की शिक्षा, वह शिक्षा नहीं कि रामायण महाभारत में साहित्यिक मर्म खोज करके
भावुक हुआ जाए। हम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होंगे, हम बड़े बड़े पुस्तकों के लेखक होंगे, लेकिन हम बार बार रामायण और महाभारत की कविताई को देख करके लालोट होंगे। क्या इस कविताई के जरिए हमारे अंतश्चेतन को मनोवैज्ञानिक तौर पर उसी मिथकीय कर्मकांडी आडंबर में लपेटने की साजिश के शामिल हम नहीं हैं? अगर हम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होकर के भी हम रामायण महाभारत की कविताई से लालोट होते हैं। हमने जब ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले की शिक्षा के काम को क्यों नहीं समझा? ये एक बहुत बड़ी मुश्किल थी और जिसको लेकर के हमें सावित्रीबाई फुले को बार बार याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और जो एक विस्तार में एक विमर्श है, उस विमर्श को इस मुकम्मल दृष्टिकोण के साथ देखना चाहिए कि दुनिया में, फिर से ये बात कह रहा हूं, सामाजिक न्याय की पाठशाला चलाने का मेरा मकसद ये है कि हमने, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ना कि हम राष्ट्र हैं नहीं, राष्ट्र के बनने की प्रक्रिया में जा रहे हैं। तो आजादी के 70 साल बाद जहां जहां हमने अन्याय किया है वो हमारी वैचारिकी में दिखता है। जाति का विनाश कोई दलित ही क्यों लिखा, गुलामगिरी कोई पिछड़ा ही क्यों लिखा, कर्मकांड और आडंबर के खिलाफ, ब्राह्मणवादी धर्म शास्त्रों के खिलाफ कोई पेरियार ही क्यों खड़ा हुआ। महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़कियां हर जाति की शिक्षित होती थी सावित्रीबाई फुले के यहां, तो वो सावित्रीबाई फुले पिछड़े तबके से ही क्यों करा पाई? हमने इस इतिहास में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से बाहर निकाल दिया। और यह मुश्किल बहुत घातक है कि हमने अपनी पीढ़ियों को इसलिए इन ऐतिहासिक चरित्रों से मरहूम रखा ताकि हम कहीं ये सवाल न पूछने लगे कि महात्मा कोई गांधी ही क्यों हुआ जो सनातनी हिंदू होने पर गर्व करता था, वो कोई सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख क्यों नहीं हुआ। हमने लड़कियों को यह नहीं पढ़ने दिया। अब हम बाद में, हमारा हिंदी का कवि लिखता है, पढ़िए गीता बनिए सीता फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता निज घर बार बसाइए। और जब मैं फिर से कह रहा हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, आप प्रोफेसर बन गए, आपकी जाति नहीं गई, आप रामायण महाभारत पर लालोट हो रहे हैं। तो जब प्रोफेसर लोगों की यह हाल है तो गांव में जिन तक शिक्षा नहीं पहुंची, हमने क्रांति क्यों शिक्षा तक नहीं पहुंचने दिया। सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख ने 1 जनवरी 1848 में जिस स्कूल की बुनियाद खोली थी ना, उस स्कूल की इमारतें ढही नहीं थी, जानबूझकर ढहा दी गई। उन लड़कियों में जो 14 साल की लड़की जो सबसे महत्वपूर्ण ढंग से क्रांति की अगुवाई करती है, 14 साल की उम्र में जो वो कविता लिखती है, निबंध लिखती है कि हम अगर हिंदू धर्म में नहीं है तो हम कौन हैं। अगर आपने पढ़ने दिया होता सावित्रीबाई फुले को, उस स्कूल की इमारत को गिरा दिया, तो आज आप महिलाओं को बराबरी का हक नहीं दे पा रहे। महिलाएं यह समझ ही नहीं पा रही हैं कि ब्राह्मणवादी पितृसत्ता दोहरे अभिशाप के तौर पर, फिर से कौशल्या वसंतराय के शब्द को उधार लेकर मैं कह रहा हूं, दोहरे शोषण, दोहरे अभिशाप के जरिए आज भारतीय महिला तिहरे शोषण का शिकार है। पहला शोषण ब्राह्मणवाद का है, दूसरा शोषण पितृसत्ता का है, और तीसरा शोषण वह पूंजीवादी उपेक्षा का है। संपत्ति से अधिकार, उत्तराधिकार, जमीन की हिस्सेदारी नहीं दी है हमने। महिलाएं कहीं भी संपत्ति के अधिकार में बराबर की हिस्सेदारी नहीं। तो ब्राह्मणवादी जातिवाद और पितृसत्ता, इन सबका शिकार बनाने के लिए ही तो हमने तैयार किया था। सीता को घर घर पहुंचाया, गीता को घर घर पहुंचाया, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के पहले स्कूल को सबसे पहले ध्वस्त किया कि कहीं पूरे भारत की महिलाएं शिक्षित ना हो जाएं। कितने पाठ्यक्रमों में सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख का चैप्टर नैतिक शिक्षा में पढ़ाया गया? अगर हमने तर्क बुद्धिवाद के फूले पेरियार अंबेडकर और सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख को पढ़ाया होता तो सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के बाद खीर से बच्चा पैदा करने वाली कहानी पर क्यों कर विश्वास कर लेते। और विडंबना यह है कि जिस दौर में मैं आपसे बात कर रहा हूं, टीवी के जरिए घर घर पहुंचाया रामायण, और रामायण में एक स्त्री अपनी कोई अस्मिता नहीं रखती है और उसको
आखिरी में अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है और फिर उसको गर्भवती होने पर तिरस्कृत कर दिया। आपने महिलाओं को मजाक बना के अपने मिथकों में पेश किया और 2020 में भी आज आप उसको लेकर के भावुक हो रहे हैं, उसकी कविताएं पर भावुक हो रहे हैं, उसके त्याग समर्पण पर। और सावित्रीबाई फुले उस समय कहती थी कि जो तुम गहना पहनती हो ये पुरुषत्व की गुलामी है, पितृसत्ता की गुलामी है, इसे उतारो, विद्या रूपी गहना पहनो। तो यह अन्याय किसके साथ हुआ? पीढ़ियों के साथ हुआ अन्याय है, राष्ट्र के बनने की प्रक्रिया के साथ अन्याय है, राष्ट्र के मुकम्मल होने की प्रक्रिया के साथ अन्याय है। इसलिए सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख को न पढ़ा जाना पीढ़ियों के साथ किया गया सबसे बड़ा अन्याय है। और विडंबना यह है कि हमारे पास आज भी लिटरेचर नहीं है। सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख को हमने पढ़ने ही नहीं दिया। फातिमा शेख कहीं मुसलमान थी इसलिए तो आपने ऐसा नहीं किया। सावित्रीबाई फुले किसान जाति की थी, माली जाति की थी, कहीं आपने ऐसा तो नहीं किया। ये मेरा सवाल है। क्यों कर आपके जेंडर डिस्कोर्स में सावित्रीबाई फुले नहीं है, एजुकेशन डिस्कोर्स में नहीं है? जाते जाते इस सवाल को सोचिएगा, समझिएगा, याद करिएगा। और उस कविता के साथ मैं अपनी बात फिर से खत्म करता हूं। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसलिए खाली न बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो, दमितों और त्याग दिए गयों के दुख का अंत करो। तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है, इसलिए सीखो और जाति के बंधन को तोड़ो। ब्राह्मणों के ग्रंथ जल्दी से जल्दी फेंक दो। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने घर के बच्चियों से एक बार जरूर पूछिएगा कि सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख को वो जानती हैं। और बच्चियों से पूछने के पहले यह सवाल एक बार खुद से पूछिएगा कि क्या आप सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख को जानते हैं? क्या आपने पढ़ा? क्या आपने जाना? कितनी कविताएं उन्होंने लिखी हैं? और राष्ट्र के बनने की प्रक्रिया में महिलाएं आज कहां हैं? महिलाएं क्यों मानसिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर इस पूरी प्रक्रिया से उपेक्षित हैं? यह सवाल पूछिएगा। और फिर मैं जैसे पूछता हूं, मैंने अपने घर में अपनी बहनों से पूछा, किसी को नहीं पता, और फिर मैंने भेजा। आप भी अगर ये काम करेंगे तो कम से कम आप नीचे से शुरुआत करिए। ऊपर तो वह तिहरा गठजोड़ अभी भी चल रहा है, पूंजीवाद के साथ ब्राह्मणवाद का, पितृसत्ता का। तो पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद के एक नेक्सस में पितृसत्ता का सामंती चरित्र मिल गया। और आज भी यही हो रहा है। पढ़िए गीता, बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।